तो आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आपके प्यारे से YouTube चैनल CODP लर्निंग पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक बलगतकी। रासायनिक बलगतकी में सभी बहुविकल्पी प्रश्न जो पिछले कई सालों से बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, उनके सभी सही और सटीक तरीके से जवाब देते हुए वो सारे प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर कराए जाएंगे। ना केवल रासायनिक बलगतकी का, बल्कि हर एक पार्ट का बहुविकल्पी प्रश्न बनेगा, फिर अति लघु उत्तरी, फिर लघु उत्तरी और फिर 5 नंबर के क्वेश्चन का आपके एग्जाम के 4 दिन पहले तक चैनल पर अपलोड मिलेगा। इससे पहले विलयन चैप्टर का हो गया है, विद्युत रसायन चैप्टर का हो गया, उन वीडियो को भी आप जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों देखो, पहला प्रश्न आपके सामने यहां पर आया है, जिसमें लिखा है कि अभिक्रिया A = 2B। अभिक्रिया जो है A = 2B, उत्पाद के लिए वेग नियम R = K × एक्टिव मास ऑफ A × एक्टिव मास ऑफ B का स्क्वायर, ठीक, द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अभिक्रिया की कोटि बताइए। आप सभी को मालूम है कि जो अभिक्रिया की कोटि है वो अभिक्रिया के वेग नियम से जो है दिखाई जाती है। किससे दिखाई जाती है? वेग नियम से। और वेग नियम में जो सांद्रता की घात होती है उसी को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर एक्टिव मास ए पर जो है कोई घात नहीं है, तो 1 घात माना जाएगा, और यहाँ पर 2 घात। तो 2 और 1 जोड़ देंगे तो बच्चों कितना आता है? 3। यानी इस क्वेश्चन में अभिक्रिया की कोटि कितनी निकल कर आएगी? 3। तो आई होप कि आपको ये पहला वाला प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अभिक्रिया A से B में अभिकारक की जो दर है, अभिकारकों की सांद्रता का 4 गुना बढ़ाने पर 2 गुना बढ़ जाता है, तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, अभिक्रिया की कोटि के लिए जो हम लोग समीकरण लिखते हैं वो R = एक्टिव मास ऑफ A⁴n, ये हमारे अभिक्रिया की कोटि का जो है फार्मूला होता है। चूँकि आपकी अभिक्रिया कहाँ से कहाँ तक मानी गई है? A से B तक, यानी एक अभिकारक कन्वर्ट हो रहा है B में। तो अब अभिकारक की सांद्रता हमको पता नहीं कि कौन सी सांद्रता पर जो है ये अभिक्रिया निर्भर करती है, इसलिए ऐसे किसी भी मतलब कि अभिक्रिया के लिए जो वेग नियम होता है वो होता है R = K × एक्टिव मास ऑफ A⁴n। तो यहाँ तक बच्चों हमने लिख दिया, ये इस अभिक्रिया के लिए वेग नियम लिख दिया। आगे बोल रहा है अभिक्रिया की जो दर है अभिकारकों की सांद्रता का 4 गुना बढ़ाने पर 2 गुनी बढ़ जाती है, यानी दर जो है वो आपकी कितनी हो जाएगी? 2 गुनी। तो यानी यहाँ 2R लिख देंगे, K की जगह K ही रखते हैं। सांद्रता पहले के मुकाबले कितनी हो जाती है? 4 गुनी। देखो लिखा है ना, सांद्रता जो है 4 गुना बढ़ाने पर जो दर जो है 2 गुना हो जाता है। तो दर को 2 गुना कर दिया और सांद्रता को हमने कितना कर दिया है? 4 गुना कर दिया है। सांद्रता को कितना कर दिया है? 4 गुना कर दिया है, ये ध्यान दीजिएगा। और उसकी घात n तो रहेगा ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं, इस वाले में इससे भाग दे देते हैं, मतलब वो पहला शुरुआती रेट था और ये जो है परिवर्तन करने के बाद आया। तो R/2R = K × एक्टिव मास ऑफ A⁴n बटा K × एक्टिव मास ऑफ 4A⁴n। तो बच्चों R से R कैंसिल हो जाएगा, आएगा 1/2, K से K कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपका एक्टिव मास ऑफ A⁴n बटा 4 पर आप यहाँ पर घात लगा सकते हो। एक्टिव मास ऑफ 4 मतलब ये 4 पर घात n है, तो 4 पर घात n बाहर कर लेंगे, फिर आपका आएगा एक्टिव मास ऑफ A⁴n। एक्टिव मास ऑफ A से एक्टिव मास ऑफ A कैंसिल हो जाएगी, 1/2 बचेगा आपका। क्या बचेगा आपका? 1/2 = आपका 1/4 की घाते n, यानी यहाँ पर 1/4 की घाते n। 1 की जगह इतना, तो इतना की जगह इतना, यानी 4 की घाते n = कितना आएगा? 2। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घाते 2, यहाँ पर उसकी घात कितना बन जाएगा? n = 2, यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अब उसके बाद जो है इसका 2 में गुणा हो जाएगा, तो 2 की घाते कितना हो जाएगा? 2n बराबर, यहाँ 2 की घात कोई नहीं है तो 1, तो यहाँ 2 की जगह 2। अब देखिए 2 की जगह 2 है तो 2n बराबर कितना आएगा? 1। तो यानी हमारा 2n बराबर आया 1, यानी n बराबर कितना आ जाएगा? 1 2 नीचे जाएगा, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 1/2।
n बराबर हमारा कितना है बच्चों 1/2। इस प्रश्न में जवाब निकल कर आ रहा है 1/2, यानी अभिक्रिया की कोटि इस प्रश्न में जो है कितना आएगा 1/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही भी है। अगर आप इसका सलूशन चाहते हैं तो ये मैंने यहाँ से देखो, यहाँ से पूरा यहाँ तक जो है सॉल्व किया है, पहले यहाँ से यहाँ तक, फिर जो है थोड़ा यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद ये सॉल्व है। तो आई होप कि ये प्रश्न भी आपको बहुत बहुत बेहतर समझ में आ गया है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने की कोशिश करते हैं। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया का समीकरण दिया गया है a + b = c के लिए वेग दर हो सकता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में आप सभी को मालूम है, कोई भी शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है उसमें जो दर नियम होता है वो अभिकारक के अभिकारकों की सांद्रता के शून्य घात पर निर्भर करता है। तो देखिए यहाँ पर तो दोनों में शून्य है, यहाँ पर एक जो है एक अभिकारक की सांद्रता दिखाई जा रही है, तो जिसमें मतलब जो अभिकारक हैं उसमें पूरी जितने अभिकारक हैं सभी की सांद्रता की घात जो है अगर शून्य होगी तो वही शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन से में दिख रहा है, पहले में दिख रहा है, और यही आपका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका है, ये देखिए डी ऑफ x यानी ये वेग है, अभिक्रिया का वेग, ये अनुक्रमानुपाती है अभिकारक की सांद्रता के 0 घात की। अगर अभिकारक की सांद्रता के 0 घात के अनुक्रमानुपाती है तो अभिक्रिया की कोटि क्या हो सकती है, तो अभिक्रिया की कोटि इस मतलब की क्वेश्चन में आपकी क्या आएगी, शून्य आएगी। ये बात ध्यान दीजिए, अभिक्रिया की कोटि इस क्वेश्चन में कितना आएगी, शून्य। आई होप कि आपको समझ में आया। अगला है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक। देखो बच्चों, शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है उसके लिए वेग नियतांक के = अभिक्रिया के वेग एक्टिव मास मतलब डी एक्टिव मास ऑफ a/dt इसके बराबर होता है। ठीक, ये ध्यान दीजिए। अभिकारक की सांद्रता है तो माइनस लगा देंगे, तो माइनस प्लस से मात्रक में कोई मतलब नहीं होता। तो ये जो है वेग नियतांक है और ये जो है उसका वेग है। तो वेग नियतांक और वेग शून्य कोटि की अभिक्रिया में बराबर होते हैं। तो वेग नियतांक का जो मात्रक आएगा, ये सांद्रता है तो सांद्रता का मात्रक क्या लिख देंगे, मोल, और यहाँ पर जो है समय का मोल प्रति लीटर, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो इस तरह से मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड है, तो लीटर ऊपर जाएगा लीटर इनवर्स, सेकेंड ऊपर जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, देखते हैं। तो मोल आपका होना चाहिए, फिर लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का क्या बन जाएगा, सही जवाब बन जाएगा। बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। अभी पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई जो है वो समान मानी जाती है। अच्छा बच्चों, आगे देखते हैं कि अभिक्रिया ये जो दिया गया है इसके लिए वेग नियम आपका दिया गया, तो यह अभिक्रिया आपकी क्या होगी। तो देखिए वेग नियम में यहाँ पर जो है सांद्रता की कितनी घात दिखाई जा रही है, सांद्रता की अगर 1 घात दिखाई जा रही है तो सांद्रता की घात से ही हम पता करेंगे कि वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। ठीक, सांद्रता की घात से ही हमें पता चलेगा कि वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया है। तो सांद्रता की घात अगर यहाँ पर 1 है तो वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी, वो आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। कौन सी कोटि की, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयु काल में संबंध। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसके लिए वेग स्थिरांक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की बात कर रहा है, शून्य कोटि नहीं है, ये पहले आप डिसाइड करो यहाँ पर। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और जो है अर्ध आयु काल में संबंध, वेग स्थिरांक और अर्ध आयु काल में जो संबंध आता है वो आपका क्या होता है। तो ये याद रट लो, T½ = 0.693/K, T½ = 0.693/K। ये आपका जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो है उसके वेग स्थिरांक और अर्ध आयु काल में क्या है, संबंध। नेक्स्ट है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक। जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसके वेग नियतांक का क्या निकालना है, हमको मात्रक बताना है। तो वेग नियतांक का मात्रक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या आता है, आप सब लोगों को पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मात्रक सेकेंड इनवर्स आएगा। क्योंकि अगर आप उसको जब सॉल्व करोगे, जो उसका वेग समीकरण आता है उसको जब सॉल्व करोगे तो उसमें आप देखोगे कि वहाँ पर जो है सॉल्व करने के बाद मात्रक सेकेंड इनवर्स ही आएगा। ठीक, जैसे अभी हमने शून्य कोटि का निकाला था, इसका निकालोगे तो इसका सेकेंड इनवर्स। शून्य कोटि का होगा मोल प्रति लीटर प्रति इंटू सेकेंड होगा, लेकिन प्रथम कोटि के लिए वेग इस नियतांक का मात्रक सेकेंड इनवर्स होगा, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर
तो वेग स्थिरांक आप बताइए ताप बढ़ाने पर क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा कि क्या होगा, ये यहाँ पर आप सभी को बताना है। तो ध्यान दीजिए वेग स्थिरांक जो है ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, क्योंकि वेग समीकरण जो है उसमें वो जो है आपका ताप पर क्या करता है, रिलेटेड करता है। तो जो वेग नियतांक है वो ताप बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बात बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। नंबर नेक्स्ट, एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की वैल्यू इतनी दी गई है, अभिक्रिया की कोटि होगी। वेग स्थिरांक देखो, वेग स्थिरांक से तो हम अभिक्रिया की कोटि का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा सकते, मात्रक से लगाने की कोशिश करेंगे कि इसका जो है वेग, यहाँ पर वेग स्थिरांक की वैल्यू दिया है, तो वेग स्थिरांक की जब वैल्यू हमारा यहाँ पर दिया है तो हम उसके मात्रक से जो है पता लगाएंगे कि कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी। देखिए मात्रक में लीटर, मोल, इनवर्स, सेकेंड इनवर्स है। तो बच्चों ऐसा कोई मात्रक जो अभी हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया में नहीं देखा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया में नहीं देखा, तो ऐसा मात्रक किसमें होगा, आपका द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में होता है। इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। नंबर नेक्स्ट है शून्य कोटि की अभिक्रिया है। शून्य कोटि की अभिक्रिया इसमें से कौन सी है, तो सूरज के प्रकाश में अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन का संयोग होता है तो 2HCl बनता है, और यह अभिक्रिया आपकी क्या बोली जाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया बोली जाती है। क्या बोली जाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया। कैसी, शून्य कोटि की अभिक्रिया। नंबर नेक्स्ट है कि अभिक्रिया A+2B = उत्पाद के लिए, अभिक्रिया A+2B = उत्पाद के लिए वेग स्थिरांक समीकरण आपका दिया गया है। तो अभिक्रिया की आणविकता होगी, तो आणविकता वेग स्थिरांक समीकरण पर निर्भर नहीं करती। 2 अणु इसके, 1 अणु इसके, कितने हो जाएंगे, 3, यानी इसकी आणविकता कितनी मानी जाएगी, इस अभिक्रिया की आणविकता आपकी 3 मानी जाएगी। तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो बड़े अच्छे से समझ में आया। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।